सिद्दीक को मार दिया था आर्मी ने, याद है आपको? हाँ, पैदल गई थी मैं, वो इकलौता भाई था। और जब मैं वहां गई, मुझे वो बात इसलिए ज्यादा रहती है, उसकी सिद्दीक की माँ और उसकी बहन वो रोना धोना उसको भूल गई और मेरी टांगे दबाने लगी कि आपके सबके जवां आप पैदल आ गए हुए थे। तो मैंने कहा ये लोग कितने बेसहारा हैं, जब इनके पास कोई पहुंच जाता है तो ये उसका शुक्रिया अदा करते हैं बजाय इसके कि अपनी तकलीफ बताएं। तो ये तकलीफें सही है हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों ने, चाहे गोटदाड़ा में हमारे हिंदुओं का कत्ल हुआ, वहां भी मैं पहुंची सबसे पहले। वहां भी एक लड़का था रतन कुमार, 7 बहनों का भाई, तो मैंने उसको लकड़ी भी दी थी। तो हमने ये जम्मू कश्मीर के लोगों ने कई साल ये मुश्किलात देखे हैं, मगर आज जब हम पूरे मुल्क को देखते हैं तो मुल्क मुश्किलात में है। बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि मेरे ख्याल में पिछले 77 साल में मुल्क के अंदर इतनी बेरोजगारी कभी नहीं थी जितनी आज है। महंगाई, अभी ये हमारे लालजी साहब है, आपका नाम क्या नाम? लाल सेन साहब, ये बिल बता रहे थे। हाल ऐसा है कि खाने के लाले पड़ गए हैं। पहले कहते थे दाल रोटी खाएंगे, आज आप दाल रोटी नहीं खा सकते। कश्मीर में कहते थे हाथ बाटा, नहीं खा सकते हो। साग 1 किलो 100-150 रुपए मिलता है इसमें, दाल की तो बात ही नहीं है। ये पूरे मुल्क का हाल है, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। अब क्या करें? वो सरकार जिसने कहा था हम 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, क्या करेंगे? कहा था महंगाई खत्म करेंगे, कुछ भी नहीं, बल्कि महंगाई बढ़ गई। अब उसने क्या किया? उसने कहा ये जो नौजवान हैं करोड़ों की तादाद में, ये जो गरीब हैं करोड़ों की तादाद में, इनको मैं क्या जवाब दूं? तो इनको ऐसा करो, इनको बोलो बेरोजगारी तुम्हारी दूर हो जाएगी, गरीबी तुम्हारी दूर हो जाएगी, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन जो है मुसलमान है ना? इसको मारो, इसके घर में देखो क्या पका है, इसकी मस्जिद तोड़ो, इसके घर को तोड़ो, इसके दुकान को तोड़ो। और जब उससे भी दिल नहीं भरा तो कहा इसके पास एक चीज बची है, वो बचा है इसका वक्फ, जो अल्लाह ताला की रास्ते में हम वक्फ कर देते हैं, जिससे हमारे मदरसे चलते हैं, जिससे हमारे मस्जिदें हैं, हमारी जियारतें। आप देखिए ना अजमेर शरीफ, उसको भी कहते हैं ये हमारा है। अभी कुछ दिन पहले नासिक में एक दरगाह थी, उसको काफी हिस्से को तोड़ दिया। वो अदालत में गए थे, अदालत ने कोई कार्रवाई नहीं की। फिर जाकर सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। उधर पे रोक क्या लगानी थी? उसका तो ज़ियारत का दरगाह का कोई हिस्सा तोड़ दिया था। तो ये हालात है इस मुल्क के। जब जम्मू कश्मीर ने एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट ने हिंदुस्तान का हाथ थामा था, तो उस हिंदुस्तान का हाथ थामा था जहां पर राम लला के कपड़े मुसलमान बुनता है, मुसलमान दर्जी सिलता है, जहां पर गणेश जी की मूर्ति मुसलमान बनाता है और हिंदू पूजा करता है। उस हिंदुस्तान के साथ, गांधी के हिंदुस्तान के साथ जम्मू कश्मीर के मुसलमानों ने अपने हिंदू सिख बुद्धिस्ट भाइयों के साथ हाथ मिलाया था। मगर आज वो हिंदुस्तान पूरा बदल रहा है, वहां पर मुसलमानों का जीना हराम किया जा रहा है। और हमारा क्या फर्ज है एज अ मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट? हमारा फर्ज क्या बनता है? क्योंकि हम यहाँ अक्सरियत में हैं। कभी कभी मेरी रूह कांपती है जब मैं सोचती हूँ हम अक्सरियत में होके हमारे साथ भी इतनी दबाव है, तकलीफ है। जो मुसलमान मुल्क के अंदर अक्सरियत में नहीं अकलियत में है, तो मुसलमान घर है इर्द गिर्द सारे नॉन मुस्लिम है, उनको कितना डर लगता होगा इस माहौल में? पहले नहीं, पहले पता ही नहीं होता था। मुझे जितनी ईद की खुशी होती थी उतनी होली की भी खुशी होती थी। क्या होली मनाने जा रहे हैं फ्रेंड्स के घर? मगर मैं सोचती हूँ मुसलमानों की क्या गुजरती होगी, वो जो मुल्क के अंदर रहते होंगे, जिनको नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं। अगर कोई वरंडे पे आप नमाज पढ़ता है, जोर से अल्लाह अकबर बोलता है तो पुलिस पहुंच जाती है। जब से वक्त बिल पास हुआ है
ہمارے کئی مدرسے توڑے گئے، کئی مسجدیں جو 100 سال پرانی تھی اس پہ حملہ کیا گیا، درگاہیں کی دیواریں توڑ دی گئی، ان کے حصے توڑ دی گئی. تو یہ حال ہے ہمارے اس وقت مسلمان بھائیوں کا. اب ان کے لیے جیسے گاندھی جی نے کہا تھا جب 47 میں بٹوارا ہوا، میں تو بولتی رہتی ہوں، میں تو آواز اٹھاتی رہتی ہوں، مگر جب کوئی کسی سرکار کو ووٹ ملے، 50 سیٹیں ہوں اس کے پاس اور فاروق صاحب جیسا قدامت لیڈر ہو، تو لوگوں کو یہ تھا کہ جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ملک میں، کہ ہمارے پاس کچھ نہیں بنے گئی. وہ بلڈوزر بابا کے اسٹیٹ میں نہیں گئی، وہ مدھیہ پردیش میں نہیں گئی جہاں ان کی سرکار ہے، وہ جموں کشمیر جان بوجھ کے آئے. کیوں؟ کیونکہ جموں کشمیر میں ہمارے فاروق عبداللہ صاحب قدامت لیڈر اپنے بیٹے وزیر اعلیٰ کو لے کے ٹولپ گارڈن میں اس منسٹر کا استقبال کر رہے تھے جس نے یہ بل اسمبلی میں پیش کیا. ان کو کیا ضرورت تھی یہاں آنے کی؟ ضرورت یہ تھی کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو بتانا، دیکھو یہ جموں کشمیر جو مسلم میجورٹی اسٹیٹ ہے، وہاں کا وزیر اعلیٰ اور اس کا باپ شیخ صاحب کا لڑکا ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، تم کس کھیت کی مولی ہو، تم پروٹیسٹ کرتے ہو. یہ اس وقت میرا سر شرم سے جھک گیا، کیونکہ میں واقعی بہت کوشش بھی کی. میں نے جب میں نے پی ایچ ڈی بنایا، میں نے کہا اگر ہم اکٹھے رہیں گے تو ہم جموں کشمیر کے مفادات کی رکھوالی کر سکتے ہیں. اس کا کیا ہوا مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر میں نے دوبارہ کوشش کی، جس کے لیے میرے ورکر بڑے ناراض ہو گئے کہ آپ کی نیشنل کانفرنس کی افطار میں کیوں گئی تھی، وہ آپ کے ہاں کیوں آئے. مگر میں چاہتی تھی کہ اس وقت ہمارے ریاست میں اور ملک میں خاص کر جو مائنورٹیز اور مسلمان ہیں مصیبت میں ہیں، ان کو ایک پیغام ملنا چاہیے. جموں کشمیر میں محبوبہ مفتی فاروق عبداللہ صاحب ایک ہی ساتھ کھڑے ہیں، یہ ہماری بات مل کے کریں گے. مگر جو ہوا، جو ہم نے ٹیولپ گارڈن میں دیکھا، اس سے دل خراب ہو گیا. تو اب میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سیکولر ہیں. اگر ہم سیکولر نہیں ہوتے جموں کشمیر کا مسلمان، تو وہ پاکستان کے ساتھ چلا جاتا مذہب کی بنیاد پہ. ہم نے ہندوستان کے ساتھ ہاتھ ملائے کیونکہ ہم سیکولر ہیں. ہندوستان اس لیے سیکولر ہے کیونکہ ہندوستان کا میجورٹی ہندو سیکولر ہے. مگر ہم ویسے تو مسلمان، محبوبہ مفتی، مجھے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے مذہب کے ساتھ جوڑتے ہوئے فخر ہوتا ہے، شرم نہیں آتی. کئی لوگوں کو شرم آتی ہے. ہم اپنے دین میں، اپنے مذہب میں، اپنی زیارتوں میں، اپنے قبرستانوں میں، اپنی مسجدوں میں مداخلت برداشت نہیں کریں گے. اس کے لیے ہم سب کو ایک ساتھ ہونا ہے. ہم نے کوئی خدا نخواستہ پتھر نہیں اٹھانے، ڈنڈے نہیں اٹھانے، بلکہ بڑے پرامن طریقے سے اپنی بات کہنی، جیسے میں یہاں پر کہہ رہی ہوں، آپ نے کہنی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. آپ لوگوں کو سوچنا سمجھنا ہے. ہم ایک مسلم میجورٹی اسٹیٹ ہے، ہمیں اس بات کا خیال. دوسری بات، ابھی یہاں بہت سارے مسئلے مسائل کی بات ہوئی. آپ کو میں ماسٹر جی سے غصے میں تھے کیونکہ وہ آپس میں کچھ باتیں کر رہے تھے. میں نے کہا ماسٹر جی مجھے یہ بتائیے، مفتی صاحب نے 50 سال دیے اور ایک متبادل پیدا کیا، اور وہ کون سا متبادل؟ جس نے جموں کشمیر کے لوگوں کو گولیوں سے باہر نکالا. مجھے یاد ہے میں یہاں آتی تھی تو پگڑی اٹھاتے تھے، لوگوں کی بھی دیکھتے تھے، اس کی تلاشی کرتے تھے، نوجوانوں کو بولتے تھے مرغا بنو. اتنا عذاب تھا، بات نہیں کرتے. جو کل 2 دن پہلے یہاں دنتی لام ہے نا نوشہرہ میں، وہ جو کوئی پروفیسر ہیں لیاقت، جو ان کو لہو لہان کیا خون سے. پھر میں نے کوئی ٹویٹ کیا تو بعد میں اس کی انکوائری. یہ حال سب کا ہوتا تھا. اس میں ملیٹنٹ آتا تھا، گھر میں گھستا تھا، بندوق لے کے کھانا کھاتا تھا، اس کے بعد آرمی آتی تھی، وہ لہو لہان کرتے تھے. وہ بیچارے کیا کرتے، کیسے ملیٹنٹ کو پکڑتے. میں نے ماسٹر جی سے کہا، میں نے کہا مفتی صاحب نے تو بہت کچھ کیا. حالانکہ مفتی صاحب کل 3 سال 10 مہینے رہے چیف منسٹر، میں رہی 2 سال. میں نے کہا نیشنل کانفرنس 50 سال سرکار میں رہی. مگر جو مفتی صاحب کے اس کم عرصے میں یہاں ہوا، جو راجوری پنچ کی بات کرے، وہ تو 50 سال میں نہیں ہوا تھا. ایک متبادل لوگوں نے کیسے آنکھ بند کر کے مفتی صاحب کی جماعت کو ریجیکٹ کیا. تو دل دکھتا ہے، تکلیف ہوتی ہے.
यूनिवर्सिटी, जब मैं बाबा गुलाम शाह पातशाह यूनिवर्सिटी के बारे में सुनती हूँ मेरी रूह कांपती है, क्योंकि मेरे वालिद को एक यूनिवर्सिटी बहुत प्यारी थी, बहुत प्यार से बनाई थी। वो कहते थे कि राजौरी पुंछ के लोगों को यहाँ जम्मू जाना पड़ता है, कश्मीर आना पड़ता है, इनका खर्चा बढ़ जाता है। और एक वक्त था इस यूनिवर्सिटी में बाहर से भी लोग एडमिशन लेते थे, मगर आज उसके हालात ठीक नहीं है। मैंने अपने लोगों को बताया था, MLAs को, कि आप एडजॉर्नमेंट मोशन दे दो, इसका डिस्कशन होना चाहिए असेंबली में, और चूंकि असेंबली में काफी उथल पुथल रही वो नहीं हो सका। तो मेरा ये कहना है कि हमसे क्या गलती हो गई, क्या गलती हुई मुफ्ती साहब से? इतने सारे रहबर तालीम टीचर हजारों की तादाद में, आपको पता भी नहीं चला क्योंकि पैसा खर्च नहीं हुआ। सड़कें, बाबा गुलाम शाह पातशाह DPS स्कूल जो कभी यहाँ नहीं बनना था, आपके यहाँ पर कोई कसर नहीं रखी उन्होंने। फिर क्या हुआ? ये आप एक प्रोपेगेंडा में फंस गए। आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा जो 370 खत्म हुआ ये इसलिए हुआ कि PDP ने BJP के साथ सरकार बनाई, यही है ना? मगर आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप में से बहुत सारे लोग जो 3 साल 10 साल मुफ्ती साहब की और 2 साल मेरी, क्या उन सालों में BJP ने 370 को हाथ लगाया? क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हम शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े रहे, हमारी सरकार खड़ी रही, वो हाथ नहीं मिला। सरकार यहां से गिरी, PDP को यहां से तोड़ा और 370 को खत्म किया। ये सही है? जब तक हम थे, क्योंकि हमने जब BJP के साथ सरकार बनाई पहली शर्त तो यही रखी थी कि 370 के साथ आप हाथ नहीं लगाएंगे। तो वो जमात, जिस जमात के अभी दुलत साहब, आप तो सुना होगा सबने, दुलत साहब जो फारूक साहब के बड़े दोस्त हैं, उन्होंने कहा, किताब में लिखा है, मैं नहीं बोल रही हूं, उन्होंने कहा, फारूक साहब ने मुझसे कहा, उनकी बेटी ने कहा कि फारूक साहब कहते हैं कि BJP ने मुझे एतमाद में क्यों नहीं लिया 370 खत्म करने के लिए? ये इतनी सारी फौज लगाने की क्या जरूरत थी? अगर मुझे एतमाद में लिया होता तो मैं असेंबली के जरिए इसको करवा के देता। ये मेरे अल्फाज नहीं। जो शख्स खुद कहता है कि 370 को मैं खुद असेंबली के जरिए खत्म करवाता, वो PDP पे इल्जाम लगाते हैं। क्या आपने BJP के साथ हाथ मिला के 370 को हमने खत्म किया? मेरी तो पार्टी तोड़ दी उन्होंने 370 खत्म करने के बाद, आपकी पार्टी को तो हाथ नहीं लगाया। और देवेंद्र रैना गवाह है, जो इस वक्त दुनिया में नहीं है, जिसने कहा जिस वक्त PDP और BJP की बात चल रही थी, हमने 5 महीने लगाए, मैंने 3 और मुफ्ती साहब ने 2 महीने। उस वक्त उमर साहब देवेंद्र रैना को लेके दिल्ली के चक्कर लगाते थे, अमित शाह साहब के चक्कर लगाते थे, बोलते थे कि आप BJP के पीछे क्यों पड़े हो, हम तो बिला शर्तो शुरू का आपके साथ सरकार बनाएंगे। तो अब क्या करें, सादा लोग हैं, समझते नहीं बात को। मोदी साहब ने सरकार इसलिए बनाई थी ताकि जो BJP के 28 मेंबर हैं, कहीं खुदा ना खास्ता अगर हम कश्मीर की अलग सरकार बनाएंगे, एक तो सैलाब आया था, आपको मालूम है, सारा कश्मीर जम्मू उजड़ गया था, खासकर कश्मीर, सड़क मकान दुकान सब खत्म हो गया था। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कहते हैं हमारे साथ क्यों नहीं बनाई? उमर साहब आपके पास आज 50 MLA हैं, आप रोज दिल्ली के दरवाजे पे जाते हो, क्यों जाते हो? क्योंकि मुफ्ती साहब ने दिल्ली का हाथ इसलिए थामा था कि जो वाजपेयी जी ने एक पीस प्रोसेस शुरू किया था जम्मू कश्मीर को दलदल से निकालने के लिए, ये जो कल लियाकत के साथ हुआ ये दोबारा नहीं होना चाहिए, जो कुफा में मखनदीन के साथ हुआ दोबारा नहीं होना चाहिए, जो बखरियाज में हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए, जो कुलगाम में हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमने सोचा था मैं अमन कायम करूंगा, बड़ी सरकार है दिल्ली में उससे हाथ मिलाऊंगा, मगर अल्लाह ताला को मंजूर नहीं था, वो इस दुनिया से चले गए। तो आज आप लोगों को समझना है, मुझे बहुत तकलीफ होती है, इतना काम हमने कहीं नहीं किया जितना राजौरी पुंछ में किया, मगर उसके बावजूद आप लोगों ने नजरें फेर ली। और आज भी हमारे लोग हैं जिन्होंने डेली वेजेस का बिल लाया आपको रेगुलर करने के लिए, अभी ये कहते हैं मेरा बिल है, इसके लिए हमने रेजोल्यूशन लाया एक दफा माफ कर दो सारा फीस एक बार, मगर वो नहीं लाया। हमने बिल लाया कि जो जमीन पे, आपको पता है सबसे ज्यादा बुजुर्ग पहाड़ी तबके को तंग करते हैं, जमीनों के लिए करते हैं नहीं करते? हमने कहा जो इनके पास जमीन है उस पे इनको हक दे दो, इनके राइट्स दे दो, वो बिल नहीं लाई। हमने कहा कि जो शराब है, आपको पता है बेरोजगार नौजवान है, बेकार है,
ड्रग्स करते हैं, ड्रग्स के शिकार हुए, शराब के शिकार हुए, वो बिल नहीं लाई। तो जो काम इनको करना था उसके लिए स्टेट होना जरूरी नहीं है। अगर वक्त बिल पे उमर साहब रेजोल्यूशन लाने देते असेंबली में तो उसके लिए स्टेट का होना जरूरी नहीं है। तो इसलिए हर बात के लिए बहाना करना, ये आप लोगों को सोचना समझना पड़ेगा कि हम कहां से कहां पहुंच गए हैं। तो मुझे बहुत अकीदत है आप लोगों के साथ, शायद इसलिए कि हम बाबा गुलाम शाह पातशाह की ज़ियारत, तो मैं आके हमेशा वहां रात को रुकती हूँ। इस बार नहीं रुक सकी क्योंकि मुगल रोड बंद था, तो इसलिए एक दिल का रिश्ता आपके साथ। मगर पिछली बार आपने मेरा दिल तोड़ दिया और अब तोड़ दिया था, मगर अब जो हासिल हुआ वो हम सब के लिए एक दाग बन गया पूरे मुल्क में। जो अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस का रोल रहा फारूक साहब और उमर साहब का वक्फ बिल को लेके, वो पूरे मुल्क में उसने हमारे मुसलमानों के जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के माथे पे एक दाग लगा दिया। ये देखो कश्मीरी मुसलमान ये उस मिनिस्टर के साथ बाद में चक्कर कर रहे हैं जिसने वक्फ बिल लाया। इसलिए मैं आज आसिफ साहब का ये प्रोग्राम था यहाँ पर ही आए, मुझे खुशी है कि ये पहले इन्होंने ज्वाइन किया था बड़े मुश्किल वक्त में, आज इन्होंने ये प्रोग्राम रखा। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये हमारे न सिर्फ राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी में बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमारी मदद करेंगे। और खालिद साहब मुझे नहीं मालूम कहाँ है उनके बरादर हैं इधर, मैं उनकी भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ आए। तो मेरा आप सबसे यही कहना है कि ये जमात मुफ्ती साहब ने खून पसीने से बनाई है, अपने घर के लिए नहीं बनाई। हमारे पास कुछ नहीं है, मैं अपनी बहन के मकान में रहती हूँ, अब कोशिश कर रही हूँ कहीं सस्ती जमीन मिले। हमारे पास क्या है, हमारा असासा तो लोग हैं। आपके लिए बनाया था मुतबादिल, ताकि अगर एक दुकानदार जो गलत सौदा बेचे, महंगा सौदा बेचे, तो आपके पास दूसरी दुकान हो, मगर आपने इस दुकान को पनपने नहीं दिया। इसीलिए जब एक दुकान रहती है तो वो आपका इस्तेसाल करता है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फिर से शुरू किया। इन्होंने 1947 से ऐसा ही किया है, एक बार यहाँ एक बार दिल्ली। अभी जो दुलर साहब ने बात कही है वो कोई इनको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं कर रहे हैं, वो इनके बड़े दोस्त हैं। वो किसी तरह चाहते हैं दिल्ली वाले फारूक साहब पे एतबार करके इनको अपने साथ रखें, मगर दिल्ली वालों को पता है नेशनल कॉन्फ्रेंस ये लोगों को धोखा देते हैं दिल्ली की गोद में बैठने के लिए, और दिल्ली को धोखा देते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों से वोट लेने के लिए। किसी के साथ नहीं, सगे किसी के साथ। 47 से देखो, आज बोला हिंदुस्तान, दूसरे दिन बोला राजकुमारी, फिर इंदिरा जी के साथ अकार्ड, न पीएम रहा तो न कुछ रहा। उसके बाद 87 के इलेक्शन में इसी कुर्सी के लिए दामली की कि हमारा 1 लाख नौजवान शहीद हो गया, चाहे इस बंदूक से चाहे उस बंदूक से, क्योंकि दामलिया की यासीन मलिक आज जेल में है, सलाउद्दीन पाकिस्तान में है। तो इसलिए इनके लिए मैं कहती हूँ 96 में जब हालात बहुत खराब थे, जब फारूक साहब दौड़ते दौड़ते लंदन से आए इलेक्शन लड़ने के लिए, क्या वो उस वक्त नहीं कह सकते थे मुझे पहले ऑटोनॉमी दो फिर मैं इलेक्शन लड़ूंगा? नहीं कह सकते थे, क्योंकि लोगों ने इतनी कुर्बानियां दी थी। उन्होंने कहा कुर्बानियां चाहिए बाहर में, मुझे फटाफट कुर्सी दे दो। इसलिए आपको सोचना है, समझना है, ये पीडीपी आपकी जमात है, गरीबों की जमात है, पढ़े लिखे लोगों की जमात है, कि इसको मजबूत करो। इलेक्शन तो आते रहते हैं जाते रहते हैं, आया गया इलेक्शन, ये तो रहने वाली चीज नहीं है। आज ये है, कल इंशाल्लाह आपकी जमात आएगी, मगर पीडीपी को मजबूत बनाओ, न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए बल्कि पूरे मुसलमान लोगों के, मुल्क के मुसलमानों की आवाज बुलंद करने के लिए, क्योंकि आज बहुत जरूरत है, बहुत मुसीबत में है आज का मुसलमान मुल्क के अंदर, उसको आपकी सहारे की जरूरत है। मैं यहाँ सारी टीम, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आसिफ साहब खासकर जिन्होंने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया, और जितने भी हमारे लोग हैं, आप सबकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अस्सलाम वालेकुम।